हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास महामाया एजुकेशन के अंतर्गत। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास। आज हम एक अलग सब्जेक्ट लेके पढ़ेंगे, भारत का इतिहास। आपने हमारे दूसरे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज हम इतिहास के बारे में या इतिहास का पहली क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप जो भी चीज़ें होती है हम उनको सभी को एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। आप पूरी तरह से इनको हर एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं भारत के इतिहास की। देखिए, इतिहास कहते किसको है? इतिहास वो जो काफ़ी समय पहले हो चुका है उसे इतिहास कहा जाता है। देखिए, जिसका इतिहास अच्छा होता है उसका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि करंट अफेयर्स ही बाद में जाकर जीके बन जाता है और फिर और समय बाद जाने के बाद में वो इतिहास बन जाता है। तो देखिए क्या होता है कि जब हम शुरुआत करते हैं इतिहास को पढ़ने की, भारत के इतिहास को पढ़ने की, तो भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए 3 क्रम में इसे बांटा गया है। पहला होता है जिसे कहा जाता है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा कहा जाता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा होता है आधुनिक भारत का इतिहास। हम जिस भारत देश में रहते हैं वो आर्यों ने उसे भारत नाम दिया था, अरबों ने उसे क्या नाम दिया था? इंडिया, और मुगलों ने उसे क्या नाम दिया था? हिंदुस्तान, और हम उसे क्या बुलाते? भारत माता। इस तरह से हमारे देश के लिए अलग अलग लोगों ने एक अलग अलग परिचय दिया। हम उस भारत देश की बात करें जिसके अंतर्गत पुराने ज़माने के औजार भी मिले। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये नाम याद रखिएगा, इन्होंने पुराने समय के औजार प्राप्त किए। तो ये औजार कहाँ से आए? हम तो इतिहास पढ़ रहे हैं। देखते हैं, इतिहास से पहले वाला समय आद्य ऐतिहासिक काल कहलाया। इतिहास से पहले वाला समय क्या कहलाया? आद्य ऐतिहासिक काल कहलाया। और आद्य ऐतिहासिक काल से पहले वाला समय प्रागैतिहासिक काल कहलाया। तो देखिए, अब ये चीज़ें क्या हुई? इतिहास की वो चीज़ें जो लिखित में उपलब्ध है इतिहास कहलाया। हम उसे पढ़ भी सकते हैं, लेकिन आद्य ऐतिहासिक में वो कि चीज़ें या सामग्री पहले से लिखित में हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं पढ़ा जा सकता? क्योंकि वो भाषा अलग है। तो वो आद्य ऐतिहासिक कहलाया। और प्रागैतिहासिक काल वो जिसमें लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, या फिर ऐसा कहें कि उस समय की कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं हुई, तो वो प्रागैतिहासिक काल कहलाया। तो इन तीनों को एक लाइन में आप ऐसे याद रखिएगा। प्रागैतिहासिक काल वो जिसका लिखित में कुछ भी नहीं है, आद्य ऐतिहासिक काल वो जिसका लिखित में है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, और इतिहास वो जिसका लिखित में है और उसे पढ़ा जा सकता है। और उसे पढ़ने के लिए हम 3 तरीके उपयोग में लाएंगे: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। क्लियर? हम इतिहास को शुरू करने से पहले एक शब्द देते हैं कि जैसे एक टॉपिक पढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक, जिसे ऐसा कहा जाता है, आपने सुना होगा BC और AD। यहाँ पे लिखा रहता है ईसा पूर्व और यहाँ लिखा रहता है ईस्वी। बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले वाला समय BC कहलाता है। और एनो डोमिनो जिसे कहा जाता है, ईस्वी जिसे कहते हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इसको कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट, मतलब उस समय जब उनका जन्म हो चुका था। तो AD और BC को थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करके हम वापस यहाँ आते हैं तीनों तरह से भारत के बारे में। आज हमारी भारत के लिए या भारतीय इतिहास के लिए पहली क्लास है। आज हम कुछ डिस्कस करेंगे ऐसी चीज़ें कि हमें पढ़ना क्या है और हम उसको पढ़ेंगे किस तरह से। हम इस ईस्वी और इस वाले टॉपिक को इसलिए डिस्कस करें कि ये पूरे इतिहास में हमारे काम आएगा। तो देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर 000 पर यहाँ पर जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ, और यहीं से ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे कहा जाता है, जो हमारा अभी कैलेंडर चलता है, उस कैलेंडर का जन्म हुआ। और आज ये इस तरह से 2021 तक पहुँच गया, मतलब 2000 साल हो चुके हैं, 2021। तो इससे पहले वाला समय जो था
हम 0 0 से पहले वाले को किस में बोलते हैं? -1, -2, -3। तो इसमें माइनस में नहीं बोला जाता। इस तरफ वाले को BC कहा जाता है, जिसे ईसा पूर्व कहते हैं, और इस वाले समय को ईस्वी कहा जाता है, जिसे AD कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए क्या होता है कि अगर मान लिया जाए कि किसी इंसान ने 1945 में जन्म लिया, या फिर अब हम थोड़ा सा और ऐसे ले लेते हैं कि 1465 में जन्म लिया, तो उसकी मृत्यु 100 साल मान लेते हैं कि 1565 में या 1560 में हुई। तो वो व्यक्ति यहाँ पर पैदा हुआ और आगे बढ़ता गया, मतलब इस तरह से समय हमेशा ऐसे ही चलता है। अब भले ही आप वो यहाँ पैदा होए या भले ही वो यहाँ पैदा होए, अगर यहाँ पैदा होगा तो भी वो व्यक्ति का जीवन ऐसे ही चलेगा। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 1 और 1 के साथ ईसा पूर्व, 2 2 के साथ ईसा पूर्व, 3 3 के साथ ईसा पूर्व, 4 4 के साथ ईसा पूर्व, 5 मतलब ईसा के जन्म के 5 वर्ष पहले, 6 ईसा के जन्म के 6 वर्ष पहले। यहाँ पर मैंने लिखा 420 ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म के 420 वर्ष पूर्व अगर किसी का जन्म हुआ तो वो यहाँ से यूं ही आगे जाएगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर आया 365, मतलब अगर किसी ने यहाँ जन्म लिया है तो वो समय के अनुसार यूं तो नहीं जा सकता, उसको जाना तो यूं ही है, तो उसकी मृत्यु यहाँ होगी। मतलब 420 ईसा पूर्व में किसी ने जन्म लिया तो 365 ईसा पूर्व उसकी मृत्यु होगी, क्योंकि समय यूं ही चलता है। इसलिए कई बार हम कहते हैं कि जो BC वाला समय है वो उल्टा चलता है और जो AD वाला समय है वो सीधा चलता है। पर वो सीधा क्यों चलता है? वो इस कारण से चलता है। क्लियर? तो जब भी कभी ईसा पूर्व की बात करें तो हमें ये ध्यान रखना है, जैसे 278 272 ईसा पूर्व में किसी ने शासन संभाला, तो अब उसका शासन खत्म कब होगा? 300 में खत्म नहीं होगा, 212 198 इस तरह से पीछे आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो आया BC और AD वाला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमारे पास में एक टॉपिक बनता है प्राचीन भारत, हम उसके विषय में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं प्राचीन भारत के बारे में। तो देखिए प्राचीन भारत की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन भारत को देखिए, भारतीय इतिहास को पढ़ने के 3 प्रकार हमने देखे थे, उसमें से पहला था प्राचीन भारत। अब प्राचीन भारत को जानने के 4 प्रकार के स्रोत मिलते हैं। पहला मिलता है धर्म ग्रंथ। पहला कौन सा मिला? धर्म ग्रंथ। दूसरा कौन सा मिला? ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा कौन सा मिला? विदेशी लेखक। चौथा कौन सा मिला? पुरातत्व। तो ये इस तरह से 4 प्रकार से हम किसके बारे में? प्राचीन भारत के बारे में 4 प्रकार से या 4 स्रोत ऐसे हैं जिनसे हम प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हम थोड़ा थोड़ा सा इनको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए धर्म ग्रंथ की बात करते हैं तो धर्म ग्रंथों में सबसे ज़्यादा जो चलता है वो है वेद, और वेदों के प्रकार हुए 4। वेद कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के वेद होते हैं। ऋग्वेद होते हैं, ऋग्वेद, दूसरा होता है यजुर्वेद, तीसरा होता है अथर्ववेद, सामवेद तीसरा, और चौथा होता है अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के वेद हैं। अब हम इन वेदों की अगर बात करें तो देखिए वेद पुराण और इनके अंतर्गत ऐसा बताया जाता था कि ऋग्वेद के अंतर्गत ऋचाओं का संकलन था। इन्हीं के अंतर्गत आ गया था कि आदि पुरुष ब्रह्मा से 4 प्रजातियां उत्पन्न हुई और सभी को अलग अलग भाग कार्यभार बांटा गया। इसी प्रकार से ये यजुर्वेद की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत पद्य मिलते हैं। सामवेद की बात करते तो इसके अंतर्गत गाने जैसी कलाएं मिलती है। और अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो अथर्ववेद के अंतर्गत जैसे जादू टोना टोटका वगैरह, बलि पशु बलि वगैरह ये जो देना है, वशीकरण वगैरह, ये सब चीज़ें इस अथर्ववेद के अंदर। तो जब हम धर्म ग्रंथ की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले कौन मिलते हैं? वेद मिलते हैं। हम वेदों को देखेंगे पूरा डिटेल में, परंतु उससे पहले एक और देखते हैं ऐतिहासिक ग्रंथों की। अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक ग्रंथों में पुराण मिलते हैं।
पुराण जो होते हैं, पुराणों को ऐतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत माना जाता है। जैसे कि 5 पुराण ऐसे, टोटल पुराणों की संख्या 18 होती है, लेकिन 5 पुराण ऐसे हैं जिनके अंतर्गत राजाओं की वंशावली पाई जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें भागवत पुराण, उसके अंतर्गत राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ब्रह्म पुराण, उसकी भी बात करते हैं, ब्राह्मण पुराण जिसको अपन बोल सकते हैं। मत्स्य पुराण सबसे पुराना या सबसे पहले जिसकी बात करते तो मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। तो 5 पुराण ऐसे हैं जिनके अंतर्गत राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों के बाद अगर हम बात करें तो एक मिलता है मैत्रेयनी संहिता। मैत्रेयनी संहिता की बात करें तो इसके अंतर्गत भी राजाओं की वंशावली के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें महिलाओं की बहुत ही गिरी हुई स्थिति बताई जाती थी। महिलाओं को पहले या स्त्रियों को पहले भोग की सामग्री, जिस तरह से कि हम मदिरा की बात कर ले या फिर जुआ की बात कर ले, उसी तरह से बताया गया था। लेकिन शतपथ ब्राह्मण जब आया, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की अगर हम बात करें तो शतपथ ब्राह्मण में महिलाओं को अर्धांगिनी के रूप में पेश किया। महिलाओं को किस में पेश किया? अर्धांगिनी में। अगर हम महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी की बात करें, अष्टाध्यायी संस्कृत की पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्यायों का जो समूह है, जो उसके द्वारा अगर हम बात करें तो जो संस्कृत की पहली पुस्तक है उसके अंतर्गत भी राजा महाराजाओं के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करते हैं कश्मीर के इतिहास की, तो कश्मीर के इतिहास के बारे में कल्हण के द्वारा रचित राजतरंगिनी जो है उसके अंतर्गत कश्मीर के इतिहास की बात करी गई। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म का जो ग्रंथ है कल्पतरु और आगम, ऐतिहासिक ग्रंथ जिसको कहते हैं आगम, और जो उनका जैन धर्म के बारे में जो बताया जाता है वो किसमें? कल्पतरु के अंतर्गत। यदि हम बौद्ध धर्म की अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत बौद्ध धर्म का जो आता है वो आता है जातक। जैसे जैन धर्म का आगम है वैसे बौद्ध धर्म का जातक है। अगर हम अरबों की बात करें तो अरबों के बारे में जो जितनी भी सारी चीज़ें मिलती है वो चचनामा में मिलती है। मतलब ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ तो ऐसे होते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ वो ग्रंथ हैं जो हमारे भारत में पाए जाने वाले जितने भी धर्म हैं उन सभी के बारे में हमें बताते हैं। अगली बात करते हैं हम विदेशी लेखकों की। तो विदेशी लेखकों में पहले अगर आते हैं यूनानी, या जिसको रोमन वाले जिसको हम बोलते हैं, पहला कौन सा हो गया? यूनानी हो गया, या जिसको हम बोलते हैं रोमन वाले जो लेखक आए, जिसके अंतर्गत जो सिकंदर के साथ आने वाले हुए, या फिर हेरोडोटस हुआ, या फिर और भी अगर अपन लेते हैं तो टेशियस हुआ, या फिर ऑस्टियोबुलस हुआ। इस तरह से यूनानी लेखक हमें मिले। उसके बाद में अगर हम बात करें तो चीनी लेखकों की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि हमें फाइयान मिलता है, संयुगन मिलता है, ठीक है ना, हैनसॉन्ग मिलता है। ये चीनी लेखकों में बात करते हैं। अरबी लेखकों की अगर हम बात करें कि अरबी लेखक कौन कौन से हैं, तो अरबी लेखकों में इब्न बतूता मिलता है, हमें इब्न बतूता मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम अन्य लेखकों की बात करें तो हमें तारानाथ मिलता है। मतलब ये वो लेखक है, तारानाथ, मार्को पोलो, ये वो लेखक है जिन्होंने हमारे भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा। फिर हम बात करते हैं पुरातत्व की, जो कि हमेशा खोजा जा रहा है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ शिलालेख मिल जाते हैं, या फिर हमें कुछ जो अंदर से पहले से चट्टानों के ऊपर या फिर स्तंभ लेख मिल जाते हैं। इस तरह से हमारे भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए ये 4 प्रकार के स्रोतों को, जब हम इन 4 स्रोतों को पढ़ते हैं तो हमें फिर आगे बढ़ना रहता है, जिसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता आती है, सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता के बाद में अगली वाली जो आती है, जिसको सिंधु सभ्यता के अंतर्गत ही सारी मोहनजोदड़ो वगैरह, और उसके बाद में वैदिक सभ्यता आ जाती है। तो देखिए क्या होता है कि ये पूरा हमारे एक इतिहास का इंट्रोडक्शन है, ये एक बेस है हमारे इतिहास का। आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रख के देखना है। नेक्स्ट वीडियो जब भी मिलेगी आपको, उसके अंतर्गत स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीज़ों को भी डिटेल में देखा जाएगा। और भी अगर कोई डिटेल मिलती है कि पर्टिकुलर किस राइटर ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो वो भी हम इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।